हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने करंट अफेयर 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये सारी करंट अफेयर फूल पत्ती वाली क्लासेस पर आधारित सारी करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन सर ने पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन की मैंने पीपीटी बेहद तरीके से अच्छे तरीके से बना ली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, ये सारी करंट अफेयर जो 9 घंटे की लगभग आप लोगों की करंट अफेयर होगी। भाई मान लेते हैं 7 दिन हो गए और लगभग सर 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, तो 1.5 घंटे की क्लास अगर को हम देखा जाए तो दोस्तों ये लगभग 7 घंटे से 9 घंटे के बीच में क्लास लेनी ही पड़ेगी आपको। ये क्लास मैं 1.5 घंटे के अंदर फिनिश कर दूंगा दोस्तों लगभग में। और इतने बेहतरीन तरीके से ये सारी करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 जनवरी 2026 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 8 जनवरी की करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, 9 की पढ़ाऊंगा, 10 की पढ़ाऊंगा और 11 को सर ने लिया नहीं था क्योंकि सर लखनऊ गए थे। फिर 12 की, 13 की और 14 की ये करंट अफेयर आपके साथ में दोस्तों मैं पूरी संपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करूंगा दोस्तों। और जो भी सर स्टैटिक जी के साथ में पढ़ाते हैं, मतलब मैं सिर्फ जो करंट अफेयर है वो उनके साथ में जो स्टैटिक जी के वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों, आप जरूर लेना। सबसे पहले 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखिए इसरो की नई पहल क्या है। इसरो का जो DEX डेक्स यानी कि डस्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो धूल के छोटे मोटे जो कण होते हैं उनका भी परीक्षण करने के लिए DE डस्ट एक्सपेरिमेंट का संबंध किससे है, तो संबंध एक्सपोसेट से है। तो क्या पूछे जाएंगे, एक्सपोसेट। और ये लॉन्च व्हीकल का क्या है, यानी कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C58 से, PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। ये आप सभी लोग बहुत ही तरीके से याद कर लेंगे, PSLV C58 से, ठीक है दोस्तों। और इसका वजन कितना है, 3 किलोग्राम है। अगर पूछे कि DEX जो डस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो इसरो ने भेजा हुआ है, जो सैटेलाइट गया है, लॉन्च व्हीकल ले गया है PSLV, देखिए यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहां पर लगा के भेजा है डेक्स। ये देखिए DEX, ये डस्ट से संबंधित है, इसरो की पहले ये समझ लीजिए। इसका जो विकास किसने किया था, ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद में स्थित है, ये देखिए अहमदाबाद में स्थित है, इसने किया था। और ये कक्षा से लगभग पृथ्वी से 350 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लॉन्च व्हीकल किससे, PSLV C58 से है। आपसे सिंपल से यूं समझ लीजिए, डस्ट जरूर नाम आएगा, डस्ट एक्सपेरिमेंट। DEX का संबंध इसरो से है और इसको किसने बनाया है, तो भौतिकी विकास अनुसंधान यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने बनाया, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अहमदाबाद। ये राइट आंसर आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेडेक्स। जो स्पेडेक्स है ये किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C60। ये सारे जो मिशन हैं और लॉन्च व्हीकल है, तो लॉन्च व्हीकल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला मिशन या ये वाला उपग्रह किससे लॉन्च किया गया, स्पेडेक्स उपग्रह किससे लॉन्च किया गया है, PSLV C60 से। और निसार, निसार आप सभी लोग जानते हैं जो है, N से नासा, I से इसरो। नासा और इसरो का मतलब मिला जुला जो मिशन है वो निसार कहलाता है। इसको किसने लॉन्च किया, GSLV F16, GSLV F16 से, ठीक है। ब्लू बर्ड, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, ये भी USA का है उपग्रह। ये इसरो ने लॉन्च किया है, किस व्हीकल से लॉन्च किया है, LVM 3 M6 से लॉन्च किया हुआ है। इसका वजन लगभग 6100 किलोग्राम है, 6100 किलोग्राम। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किससे लॉन्च हुआ है, LVM 3 M6 ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ जो है मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। क्या राइट आंसर है, विशाखापत्तनम। यानी कि कैंसर देखभाल क्षमता विनिर्माण इकाई कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ है, बनाया गया है, तो विशाखापत्तनम में, ठीक है। इसका पिछला चरण मुंबई में ही आयोजित हुआ था। कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ में ये ध्यान रखना है, ये बिम्स्टेक की पहल है, बिम्स्टेक, ठीक है। जो ये बिम्स्टेक है आप देख रहे होंगे, बिम्स्टेक के सहयोग से ये चलाया जा रहा है, यानी कि बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ स्थापित हुआ है, राइट आंसर है विशाखापत्तनम, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए 2-3 बार रिपीट करता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें बस जाएं, ठीक है।
तो अगर आप ये सारे जो मेरी वीकली करंट अफेयर जो आ रही है, अगर आप इनको देखते रहेंगे तो आपको करंट अफेयर की कोई चिंता नहीं होगी। अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम आपको लिंक दे देंगे। हमारे जो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल है वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम का जो चैनल है वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर पीडीएफ अपलोड हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिम्स्टेक का कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पिछला चरण इसका मुंबई में मनाया गया था। ठीक है, अच्छा बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम पहले समझ लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ढाका में पड़ता है, बांग्लादेश में जो है। ठीक है, इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य हैं थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये इसमें है, यानी कि बिम्स्टेक में भारत आता है। ठीक है, ये देखो बिम्स्टेक में भारत आता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, इसकी अगली बैठक नहीं, मतलब आप यूं यहाँ पर ये लिख लीजिए, इसकी बैठक हो चुकी है। कहाँ पे हुई है ये लिखिए, ये काट दीजिए। इसकी बैठक 2025 में कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। ठीक है दोस्तों, इसकी 2025 की थाईलैंड में बैठक हो चुकी है। बिम्स्टेक की बैठक अगर पूछें तो थाईलैंड में आयोजित हो चुकी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा तकनीक ध्यान दीजिए, मेगा स्किल ड्राइव। तो ध्यान दीजिए, मेगा स्किल ड्राइव जो है इसको सरकार ने, यानी कि अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं, राष्ट्रीय तकनीक और कौशल विकास मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि मेगा स्किल ड्राइव के तहत में एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को एआई ज्ञान प्रदान किया जाएगा। एआई ज्ञान, तो एआई ज्ञान के लिए एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो जयपुर राजस्थान से लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव जी। जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो रेल मंत्री भी हैं, आप सभी लोग जानते हो भैया, इनके पास में रेल डिपार्टमेंट भी है। और राष्ट्रीय तकनीक और कौशल विकास मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेगा स्किल ड्राइव के तहत में एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। ये योजना कहां से लॉन्च हुई है? तो राइट आंसर है जयपुर राजस्थान से। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना, भारत की इसमें रैंकिंग भैया है थर्ड। क्या रैंकिंग है यहाँ पर? आप देख पा रहे होंगे, भारत इंडिया की रैंकिंग थर्ड है, और जिसमें यूएसए प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीक और कौशल विकास मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मेगा स्किल ड्राइव के तहत में एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को एआई ज्ञान देने की बात की है। ये योजना कहां से लॉन्च हुई है? तो ये योजना जयपुर से लॉन्च हुई है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, एआई वैश्विक सम्मेलन की बात कर लें तो सबसे पहला जो एआई के लिए वैश्विक सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेचले में। बेचले कहां पड़ता है? यूके में पड़ता है। फिर सेकंड हुआ था साउथ कोरिया में, फिर थर्ड हुआ था फ्रांस में, और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ हुआ था नई दिल्ली में। तो ये एआई के लिए 4 सम्मेलन अभी तक हुए हैं, वैश्विक एआई 4 सम्मेलन हो चुके हैं, ब्लेचले, साउथ कोरिया, फ्रांस और नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहाँ पर, आईएसओ आईईएस 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी है? पहली पेमेंट कंपनी, तो इसका नाम याद रखना है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो ये कंपनी है, ये जो है 42001 सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाली पहली कंपनी बनी है। ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि एआई का भरोसेमंद उपयोग, यानी कि एआई के भरोसेमंद उपयोग के लिए इनको ये आईएसओ 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, आप यहां पर ध्यान दीजिए, एनपीए एक पहले सब समझिए, एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें इकोनॉमिक में, आप ध्यान रखना, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है कि एनपीए क्या है? जब 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन प्राप्त ना हो, यानी कि ओवर ड्यूज हो जाए, 90 दिन ज्यादा हो जाए, 90 दिन से ज्यादा दिन हो जाए, तो उसको एनपीए घोषित किया जाता है, जिसको कहते हैं गैर निष्पादन संपत्ति हिंदी में। पीए को दोस्तों हम लोग इस तरीके से समझें, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बैंक है। ठीक है दोस्त, अब इस बैंक से हमने क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब लोन पर्सनल ले लिया लोन, या किसी भी तरीके से आपने बैंक से रुपये लिए हैं, लोन लिया है। ठीक है, अब 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन में ना तो आपने ईएमआई दी है उसकी, ना तो उसमें कोई भी रुपया वापस किया, ना तो उसका मूलधन वापस किया 90 दिन में। और 90 दिन के बाद दोस्तों बैंक इस रुपए को जो आपने लिया था उसको
एनपीए डिक्लेयर कर देगी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2025 के अंत तक, यानी कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, 2025 के अंत तक उसकी वैल्यू क्या है, 2.1% है। यानी कि यही आपसे पूछा गया है कि आरबीआई रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एनपीए 2025 के अंत तक कितना रहा है, तो 2.1% रहा है, 2.1% रहा है। क्या एनपीए होता है ये आप सभी लोग समझ चुके होंगे। मैंने एक एग्जाम दिया था वीडियो का, उसमें पूछा गया था कि बैंक कितने दिनों के बाद किसी भी लिए गए धन को या लोन को एनपीए घोषित करती है, कितने दिन के बाद। तो उसमें कई ऑप्शन थे, 90 दिन बाद, 180 दिन बाद, 360 दिन बाद या 60 दिन बाद, ऐसे करके। तो उसमें एक ऑप्शन था 90 दिन बाद, तो उसका राइट आंसर 90 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारतीय आरबीआई रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2025 के अंत तक कितना परसेंट रहा, तो 2.1% रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव बटालियन। भैरव बटालियन, ये ध्यान रखना है कि भैरव बटालियन जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ड्रोन टेक्नोलॉजी से। किससे संबंध है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित है भैरव बटालियन। अब ये भी पूछा जाएगा कि भैरव बटालियन कहाँ से जो है संबंधित है, किस स्थान से भैरव बटालियन का किया गया है, तो राइट आंसर है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में भैरव बटालियन का किया गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी संबंधित है, यहीं पर भैरव बटालियन ट्रेनिंग ले रही है, भैरव बटालियन यहीं पर बनाई गई है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जब हम पर हमला किया था तो बहुत सारे ड्रोन को बमबारी की थी, लेकिन वो तो हमारे पास रूस का दिया हुआ सिस्टम था, इसीलिए हमने जितने भी ड्रोन आए वो हमने फेल हो गए। अगर हमारे पास ये सिस्टम ना होता तो आज भारत की जो छवि है वो बहुत ही खराब हो चुकी होती है, इसीलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने, भारत ने भैरव बटालियन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सिर्फ जब ये तब एक्टिव होगी जब हमारे ऊपर ड्रोन हमला होगा या किसी भी विदेशी शक्ति हम पर हमला करेगी, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने भैरव बटालियन तुरंत एक्टिव हो जाएगी। और इसका उद्घाटन जो है जयपुर राजस्थान में किया गया है। इसका पब्लिक अपीयरेंस जो है 15 जनवरी 2026 से दिखाया जाएगा पब्लिक को। ठीक है, भैरव बटालियन का संबंध ड्रोन टेक्नोलॉजी से, आप ये ध्यान रखना है रक्षा सुरक्षा के मामले में। नेक्स्ट है कि मानव रेबीज ह्यूमन रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है, जो मानव रेबीज होते हैं इसको अधिसूचित रोग घोषित किया है। अब देखो ये होता किससे है, तो ये इसका वाहक जो होता है वो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, ज्यादातर आपने कुत्ते को सुना होगा। इसका जो वायरस है वो रेबडो वायरस है, रेबडो वायरस। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें पानी से डर लगता है। जिस किसी भी को रेबीज हो जाएगा दोस्तों, बड़ी खतरनाक बीमारी है रेबीज। तो रेबीज में ध्यान रखना है, पानी से डर लगता है, बड़ी तड़प के मृत्यु होती है। इसका जो प्रभाव है, अगर किसी को भी रेबीज हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, 100% उसका मरना तय है। इसीलिए इसके वैक्सीन लगाए जाते हैं कि अगर कुत्ता काटे तो तुरंत अगर इसकी वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो अगर रेबीज हो गया तो जब आपको हो जाएगा तो फिर बचाना संभव नहीं है। तो इसीलिए ऐसे देखो दिल्ली में क्या होता है, कुत्ते भी ज्यादातर रोड में काफी घूमते हैं, तो इसीलिए मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने वाली सरकार कौन सी बनी, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो ये कुत्तों से होता है और आप भी कुत्तों से सावधान रहें, इसीलिए लिखा भी रहता है। नेक्स्ट है कुछ जीआई टैग आप देख लीजिए, जीआई अपडेट उत्तर प्रदेश से संबंधित देखिए। मथुरा की जो पोशाक है, जो रामलला जो उनकी पोशाक है कृष्ण जी की, जो उनको पहनाया जाता है जो है लड्डू गोपाल को, वो जो मथुरा की जो पोशाक है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और मेरठ का जो बिगुल है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान रखना, जिनके भी यूपी के एग्जाम है पूछा जाएगा कि कहाँ का बिगुल को जीआई टैग मिला हुआ है, तो मेरठ के बिगुल को। और कहाँ की पोशाक है, तो मथुरा की पोशाक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, एक मंदिर है जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि जो तिरुपरन कुंद्रम मंदिर जो है, दीप जलाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। तिरुपन रन कुंद्रम तिरुपनम कुंद्रम मंदिर, दीप जलाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। और ये किसका मंदिर है, ये भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा तिरुपन कुंद्रम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। और ये मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में फैसला दिया है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने
तिरुपुरम कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में, ध्यान रखना। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के पुत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 69वां राष्ट्रीय खेल, 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल, ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल अलग है, जो हमारे ये हैं 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल हो चुका है उत्तराखंड में, और 39वें राष्ट्रीय जो है खेल है वो मेघालय में आयोजित। ठीक है, राष्ट्रीय 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ है, और 39वें नंबर का मेघालय में। अब ये पूछा जा रहा है आपका राष्ट्रीय स्कूल खेल, तो इसका स्थान जो है लुधियाना चुना गया, लुधियाना पंजाब में। लुधियाना कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। गुरु नानक स्टेडियम, गुरु नानक स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी ध्यान रखना है आपको, लुधियाना पंजाब में है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आयोजन जो है 69वें राष्ट्रीय स्कूल जो है स्कूल, ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? लुधियाना पंजाब में। ठीक है, अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी राष्ट्रीय खेल है। और 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए नेशनल? तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट ये भी देखिए राष्ट्रमंडल खेल, जो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, राष्ट्रमंडल उसको कहते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी राष्ट्रमंडल की। तो इसमें ध्यान रखना है 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ग्लासगो में आयोजित होंगे, ग्लासगो। ठीक है, अच्छा 2030 में कहाँ आयोजित होंगे? तो ये अहमदाबाद में आयोजित होंगे, भारत में, इंडिया में, भारत में। ठीक है, 2030 में कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 में भारत में आयोजित होंगे और 2026 में ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है 2000 वर्ष जो 2026 है, अच्छा वर्ष जो 2025 जा चुका है, इसको क्वांटम वर्ष भी कहा गया था, ये ध्यान रखना। पहले 2025 को क्वांटम वर्ष और सहकारिता वर्ष और शांति और विकास का वर्ष 2025 को कहा गया था। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 की ही करंट ज्यादातर पूछी जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोग 26 में चल रहे हैं। तो क्वांटम वर्ष 2025 और सहकारिता वर्ष 2025, शांति और विकास का वर्ष 2025। लेकिन वर्ष 2026 को ध्यान रखना है, रेजिलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष यहाँ पर घोषित किया गया है। रेजिलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2026 और अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है, ध्यान रखना, ये भी जो है 2026 के लिए, और सतत विकास का वर्ष ये भी 2026 है। तो 2026 में रेजिलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और सतत विकास का वर्ष। ठीक है, तो ये है 2026। अच्छा, एफ इसको FAO की FAO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप सभी लोग जानते हैं रोम में है, रोम। ठीक है, रोम इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रैपिड फायर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये पूरा रिवीजन करा देते हैं हमने एक साथ में, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डेक्स जो मिशन है, जो डस्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, इसका संबंध इसरो से है और इसका लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C58 है और इसका संबंध एक्सपोसेट यानी कि जो एक्सपोसेट है उसका संबंध है। ठीक है, और NPA 2025 में कितना रहा है? 2.1%। भैरव बटालियन का संबंध किससे? ड्रोन टेक्नोलॉजी से है और जयपुर राजस्थान से संबंधित है ये। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है। और रेबीज वायरस रेबिडो वायरस होता है और ये दिल्ली से संबंधित न्यूज थी। GI टैग मथुरा का पेड़ा नहीं, मथुरा की पोशाक, यहाँ पर ये सही कर लेना है आप सभी लोगों को, मथुरा की पोशाक, ये काट के यहाँ पर मथुरा की पोशाक, और मेरठ का बिगुल। ठीक है, 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो अहमदाबाद भारत में होंगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और 2026 के कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। ठीक, अच्छा आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल हाईवे क्लासेस को देख रहे हैं और साथ साथ में इसकी अगर PDF चाहिए हो तो आप सभी लोग टेलीग्राम का जो लिंक हम दे देंगे, हाईवे क्लासेस टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वहां पर मैं इसको डाल दूंगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बस 8 जनवरी का करंट अफेयर खत्म हुआ है, अब हम लोग 9 जनवरी पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 जनवरी का करंट अफेयर आ चुका है, बहुत ही अंतरराष्ट्रीय खबर में खेल, पुरस्कार, राष्ट्रीय घटनाक्रम, स्टैटिक GK के साथ में आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। अगर ये क्लासेस आप देखते रहें और मैं इसको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, 1-2 दिन लेट हो जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन मैं क्लास आपकी जरूर डाल दूंगा, क्योंकि वीकली करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही सही तरीका है। 1.5-2 घंटे में आपने पूरा एक वीक कवर कर लिया, वो भी A to Z
जब आप इतना कवर कर लोगे तो फिर आपके करंट नहीं छूटेगी, फिर आपको घबराना नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। अभी आप अपनी एक कॉपी लीजिए बढ़िया सी 30-40 रुपए की, उसमें आप नोट्स तैयार करिए, पूरा 1 साल का नोट्स आपका जब मेंटेन हो जाएगा, उसको आप 1-2 बार रिवीजन करते रहोगे, और साथ साथ में जब मंथली जो मैं इसकी कंबाइंड करके डाल दूंगा उससे रिवीजन कर लेना। आप देखना कि आपकी जो करंट अफेयर है वो अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, तो आईएसए क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटने की घोषणा किसने की है, तो राइट आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसकी घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने की है। साथ साथ में आईएसए से ही नहीं, 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से एग्जिट लेगा। अब देखिए, मोस्ट पावरफुल की अगर कंट्री की बात करी जाए तो एक ही नाम आता है, जैसे यूएसए हो गया, साथ साथ में रूस भी कह सकते हैं, चीन भी कह सकते हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं, लगभग 10 देश, 10-12 देश। तो ये क्या है, लगभग टॉप मोस्ट देश हैं। अगर ये किसी में शामिल होंगे तो इनको भी क्या जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कोई भी जो है चलाने के लिए संगठन। तो संगठन जब चलता है तो कैसे चलता होगा, तो जितने भी कंट्री उसमें सहभागी हैं तो वो सारे सहभागी कंट्री उसमें कहीं ना कहीं जो है फंड देते होंगे। अच्छा, ये फंड ना देना पड़े तो इसीलिए ऐसा अमेरिका ने किया होगा, हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है, फंड देगा तो सारी चीजें मैनेज करता है। आप सोचो, 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से एग्जिट लेगा तो कितना रुपया इनका बचेगा, और ये जो संगठन है वो अमेरिका को करके देता ही क्या होंगे, वो सोच रहा होगा क्योंकि मैं खुद ही इतना पावरफुल हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, तो ध्यान रखना है भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन से, तो ध्यान रखना है हट गया है कौन, अमेरिका। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आईएसए की स्थापना जो है कॉप 21 में पेरिस में जो समझौता हुआ था उसमें बात की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी अगर पूछा जाए तो आईएसए की जो है नींव कहाँ रखी गई थी, कॉप 21 जहाँ पेरिस में हुआ था वहीं पे रखी गई थी, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो गया। यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कॉप फर्स्ट की बात करें तो कॉप जो फर्स्ट है यानी कि कॉप प्रथम जो है, इसकी बैठक जो है 1995 में पहली बार हुई थी बर्लिन में, ठीक है। कॉप 8 भारत में हुई थी 2002 में, और कॉप 29 जो है बाकू में बैठक हुई थी, और कॉप 30 की बैठक कहाँ होगी, बेलम कहाँ पड़ता है, ये ब्राजील में पड़ता है। तो आपसे यूं पूछ लिया जाए जी, ये कॉप 30 की बैठक कहाँ होगी, तो कॉप 30 की बैठक होगी बेलम में, और कॉप 29 की हो चुकी है बाकू में, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक जीके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय, जिसको डीजीएमएस कहते हैं, डीजीएमएस, ठीक है, डीजीएमएस ने अपना 124वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, धनबाद में। धनबाद कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, खान सुरक्षा महानिदेशालय ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि खान क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, जहां पर कोयला वगैरह निकाला जाता है वहां खान, कोयले की खान, ऐसे करके जो वर्ड यूज होते हैं। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है खान सुरक्षा महानिदेशालय। डीजीएमएस ने अपना 124वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है, धनबाद में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। खनन, अगर इसकी बात करें, भारत की पहली खनन नीति किसने लाई थी, ये भी झारखंड ने लाई थी। भारत की पहली खनन नीति झारखंड, ठीक है। राष्ट्रीय खनन चिंतन शिविर कहाँ आयोजन हुआ, तो ये ध्यान रखना है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खनन चिंतन शिविर आयोजन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में। लेकिन पूछे, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत की पहली खनन नीति झारखंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डीजीएमएस का मुख्यालय कहाँ है, धनबाद झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में क्या आयोजित हो रहा है, तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है, 10 जनवरी से हो रहा है, ठीक है। इसका 53वां संस्करण है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है। ये विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ 10 जनवरी से।
53वां संस्करण था इसका, ठीक है। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऐसे करके, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा कतर। और फोकस देश कौन हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 में 53वां संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें तो कतर हो जाएगा, और अगर फोकस देश की बात करें तो ये स्पेन हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी, तो नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन हो रहा है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान, ठीक है। भारतीय सैन्य अभ्यास, वीरता और ज्ञान @25, यानी कि हम लोगों के आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये थीम रखी गई है। तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 10 जनवरी भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ होता है, नई दिल्ली में हो जाता है। गेस्ट ऑफ ऑनर इस समय कौन सा देश रहा है, तो कतर रहा है, और फोकस देश कौन सा है, स्पेन, ये ध्यान रखना है। और इसकी थीम भारतीय सैन्य और इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अग्रिम अनुमानित क्या रहा है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी जो है 7.4 जो है अनुमानित की गई है, 7.4, ठीक है, इतनी अनुमानित की गई है। अच्छा, जीडीपी क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात, तो जीडीपी क्या होती है, जो अपनी घरेलू सीमा है उसमें उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा मूल्य, यानी कि अंतिम शब्द आप ध्यान रखना, ये जो मेन फैक्ट है यही है, अंतिम वस्तु एवं सेवा मूल्य जो है अपनी घरेलू सीमा के अंदर। जीडीपी की फुल फॉर्म भी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य, उसको जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जीडीपी भी दो प्रकार की है, नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होगी, महंगाई शामिल होगी, लेकिन रियल जीडीपी में आधार वर्ष लिया जाता है जिसमें महंगाई शामिल नहीं होती, तो ये महंगाई नहीं शामिल होगी, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये महंगाई शामिल नहीं होगी, इसमें महंगाई शामिल हो। नॉमिनल जीडीपी में चालू कीमत प्लस महंगाई, ठीक है। अच्छा, इसमें बात कही गई है कि जो सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, जिस जो हमारा थर्ड सेक्टर है, सर्विस सर्विस, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अग्रिम अनुमानित कितनी रही है, 7.4% रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है आंकड़े जारी कौन करता है, तो ये जो है आंकड़े जारी करता है एनएसओ। एनएसओ 2019 में गठित हुआ था, पहले क्या था, सीएसओ था और एनएसएसओ था, तो इन दोनों को एक में मिलाकर 2019 में मोदी साहब ने एनएसओ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मंत्रालय है एनएसओ, ये किसके अंतर्गत आता है, मोस्पी मंत्रालय, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि जो है एनएसओ 2019 में गठित हो गया था, और ये दो से मिलकर बना था, सीएसओ और एनएसएसओ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से कुछ क्वेश्चन और भी देख लीजिए, जैसे आर्टिकल नंबर 112, ये भी काफी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी के बजट कहते हैं। अच्छा, राज्य में बजट की बात करें तो आर्टिकल 202 ध्यान रखना है। देखो, केंद्र का तो सबको याद है 112, लेकिन राज्य का होता है 202, ये राज्यों का बजट की बात करता है। अगर बात करें तो पहला बजट जो है 1947 में कब किसने पेश किया था, तो आर के षणमुखम सेठी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत की बात करें 1950 में भारत का पहला जो है बजट जो है जॉन मथाई ने, और सर्वाधिक बार बजट जो है पेश किया है मोरारजी देसाई ने, ठीक है। तो ये भी एक कुछ बात थी कि जिनसन जॉनसन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो ये संन्यास इन्होंने लिया है, तो इनका संबंध किस खेल से है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये रनरअप है, यानी कि धावक है, ठीक है। इनका संबंध केरल राज्य से है, और इनकी उपलब्धि ये रही है कि 2018 में एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुए थे, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था 1500 मीटर में, ठीक है। तो जिनसन जॉनसन का संबंध जो है खेल से है, और ये राज्य इनका केरल है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, केरल राज्य के जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस राज्य से है, तो ये इनका खेल क्या है, तो इनका खेल है धावक, ये रनर थे, ठीक है। बात करें तो एशियन गेम्स की, ध्यान रखना है एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका 19वां संस्करण चीन में आयोजित हुआ, ठीक है।
अच्छा 1951 में जब से शुरुआत हुई थी, यानी कि पहला ही हमारा जो एशियन गेम्स है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका 20वां संस्करण कहाँ होगा, तो 20वां संस्करण इसका जापान में होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशियन गेम्स का 20वां संस्करण जापान में और 19वां संस्करण चीन में हुआ। नेक्स्ट है UIDAI, तो ये महत्वपूर्ण संस्था है, आप सभी लोग जानते हो। इसने एक नया शुभंकर लॉन्च किया है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है उदय। ठीक है। अब UIDAI क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारा आधार कार्ड जारी करती है। इसका कार्य क्या है, इसका काम है आधार कार्ड जारी करना। तो आधार कार्ड में आप सभी लोग जानते होंगे UIDAI लिखा रहता है। उन्हें अपना नया शुभंकर लॉन्च हुआ है, मैस्कट लॉन्च हुआ है। तो इसका इसके शुभंकर का क्या नाम है, तो इसका शुभंकर का नाम है उदय। ठीक है। इसकी स्थापना अगर बात करें UIDAI की, तो ये 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा। एक ये भी फैक्ट ध्यान रखना, आधार संख्या कितने अंकों की होती है, 12 अंकों की। अगर पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, आप हमें ये बताओ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई बार बच्चे वहां प्रेशर के चक्कर में गलत कर सकते हैं। तो पैन कार्ड कितने अंक का होता है, ये भी आप बताओ। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया हुआ है, तो राइट आंसर है एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो है अन्नपूर्णा देवी जी के हाथों में। ठीक है। एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया हुआ है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी जी, पंखुड़ी। ठीक है। अच्छा पंखुड़ी से नाम भी आ रहा है स्त्रीलिंग टाइप में, तो ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी जी ने। ठीक है। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पहला है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, पहली महिला भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट है प्रख्यात प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गौडगिल। माधव गौडगिल का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है पश्चिमी घाट संरक्षण से है। पश्चिमी घाट संरक्षण में इन्होंने काफी काम किया है। माधव गौडगिल जो समिति बनी थी वो भी पश्चिमी घाट से संबंधित थी। तो ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट कंट्रीब्यूशन, यानी कि माधव गौडगिल का संबंध पश्चिमी घाट संरक्षण से है, और माधव गौडगिल जो समिति थी वो भी पश्चिमी घाट से संबंधित थी। अच्छा कस्तूरी रंगन समिति भी इसी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पश्चिमी घाट संरक्षण, इन्होंने पश्चिमी घाट बचाने में काफी जो है योगदान दिया है, पूरा जीवन दिया है। प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे है, तो ये एक पर्यावरणविद थे। तो ये भी ध्यान रखना है, आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण विजेता, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 के विजेता माधव गाडगिल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, तो राइट आंसर है पर्यावरणित थे, वो पश्चिमी घाट के संरक्षण थे। ठीक है। तो मेन क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो पर्यावरणविद क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि पूछे माधव गाडगिल कौन थे, तो वो पर्यावरणित थे और साथ साथ में पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित थे। इनकी एक आत्मकथा है, इनकी बुक ए वॉक अप द हिल, ए वॉक अप द हिल, ए वॉक, ये देखिए ए वॉक अप द हिल। तो इनको पद्म भूषण 2006 में और चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 में पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यानी कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है पणजी गोवा में। इसका विमोचन किसने किया है, प्रमोद सावंत जो है, ये जो है सीएम। लेखक इसके कौन है, प्रेम प्रकाश है, प्रेम प्रकाश लेखक हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के। इनको जो है विमोचन किसने, बुक को लॉन्च किसने किया है, प्रमोद सावंत, सीएम जो है गोवा के पणजी, इसकी राजधानी गोवा की पणजी राजधानी है, आप सभी लोग जानते हो। अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज यह भी ध्यान रखना, गोवा में अभी तक 2 ही जिले थे, 2, अब तीसरा जिला भी आया है, नया जिला, जिसका नाम है कुशावती। पहले 2 जिले थे, एक तो नॉर्थ गोवा था, एक तो साउथ गोवा था। तो अगर बात की जाए कि गोवा को आजादी कब मिली, तो राइट आंसर 1961 हो जाएगा। राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये 1987 में 56वां संविधान संशोधन जो है हुआ था। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि लवड़ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो लवड़ता सम्मेलन ध्यान रखना है, तो ये भी गोवा में ही आयोजित किया गया था।
ये कुसावती नया जिला गोवा में, और गोवा जो है इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये पूरा जो भारत होता है, और ये जो भारत है यहाँ जो पश्चिमी तट है यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी टोटल यहाँ पर 5 राज्य और इसमें 4 राज्य, टोटल 9 राज्य हो जाते हैं जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कैला मोरिया मिजोरामेंसिस ये रीड स्नेक है, इसकी खोज कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। अच्छा, इसका जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ का निवासी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मिजोरा। मिजोरा से क्या बनेगा, मिजोरम। मिजोरा मेंसिस लिखा हुआ है, तो मिजोरा मेंसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिजोरम में मिला हुआ है, ये रीड स्नेक है। इसकी खोज कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में हुई है। इसकी बात यह है कि ये जहरीला नहीं है। ठीक, वो छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं, पूछा जाएगा नहीं जहरीला है या नहीं है, पूछा ये जाएगा कि सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर, उनका अध्ययन अगर पूछे तो हर्पेटोलॉजी, लेकिन अगर स्पेशली सांपों का अध्ययन पूछे तो ओफियोलॉजी होता है। क्या होता है? ओफियोलॉजी होता है। अगर बात करें कि मिजोरम में, ध्यान रखना है प्रमुख जो नृत्य है वो चाप चार कूट, ध्यान रखना है इसका संबंध मिजोरम से काफी पूछा जाता है, इसको बैम्बू नृत्य भी कहते हैं, और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देश की पहली स्वदेशी लेपर्ड गन निर्माण सुविधा कहां हुई है? तो इसका राइट आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखें कि यूपी में जो भी एग्जाम आ रहे होंगे, यूपी के जो भी बंदे देख रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रैपिड रिवीजन कर देते हैं। यूएसए ने आईएसए छोड़ा है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। डीजीएमएस ने 124वां जो है अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका हेडक्वार्टर धनबाद में है। पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट जो है कतर है, फोकस जो है स्पेन है, गेस्ट ऑफ ऑनर कतर है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हो जाए। जीडीपी अनुमानित कितनी है? 7.4%। ठीक है, एनएसओ के रिकॉर्डिंग। जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनका संबंध रनअप से है, और इनका संबंध केरल राज्य से भी है। यूआईडीआई ने नया शुभंकर लॉन्च किया है, वो है उदय। बात करी जाए कि पंखुड़ी पोर्टल का संबंध किससे है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, माधव गाडगिल का संबंध जो है पश्चिमी घाट से है, और ये पर्यावरण से इनका निधन हो गया है। ठीक है, गोवा में 3 जिले हो गए हैं, नया जिला कुसावती है, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम। मिजोरम की बात करें तो नई स्नेक स्पीसीज जो है यहाँ पर खोजी गई है, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हो, मीजो से ही स्टार्ट हो जाता है। चाप चार कूट यहीं पर त्योहार मनाया जाता है। आज के सवाल की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र आगामी COP30 की सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सवाल मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बताएंगे कि COP30 की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित होगी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी COP30 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित होगा? बाकू में आयोजित होगा, बेलम में होगा, बर्लिन में होगा, पेरिस में होगा, कहां होगा बताओ। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया। तो अब सभी लोग, हम लोग 10 जनवरी पर आ चुके हैं, क्योंकि हमने लोगों ने 8 की भी करंट अफेयर पढ़ ली और 9 की पढ़ ली, अब 10 की पढ़नी है। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 10 जनवरी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है, और साथ साथ में आपका रिवीजन हो रहा है। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारी बातें कंफर्म हो रही हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर आपको हमेशा ही लगातार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में क्या होता है दोस्तों, ये एकदम से कवर होने वाली चीज नहीं है, ये जीएस के अंतर्गत आती है और ये काफी वेटेज रखती है, तो इसीलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग अपने जो इस जर्नी को है साथ साथ में तय करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी कंफर्म कर लीजिए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो है हुआ था। तो इसी कारण हम लोग 10 जनवरी 1975 जो नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो 10 जनवरी से ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। संवैधानिक स्थिति बात करेंगे कि भाग 17 में आता है जो है भाषा, और अनुच्छेद 343 में आती है। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो पहले जो है
अब 11 हो चुकी हैं, ठीक है। यूएनओ की बात करें तो इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। एक है फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, रूसी, स्पेनिश और चीनी। हिंदी यहाँ पर यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। अंग्रेजी शामिल है, फ्रेंच है, अरबी है, रूसी है, स्पेनिश है, चीनी है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि कौन सी भाषा यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, देखो चीनी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली विश्व की भाषा है, और सब अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा बोली जाती है, और रूसी भी ज्यादा बोली जाती है, स्पेनिश है और फ्रेंच है। तो ये सारी भाषाएं आप ध्यान रखने। अरबी भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो ये सब कुछ भाषाएं हैं, और हिंदी भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। वो पहले दूसरे में हिंदी भी है। चीनी और हिंदी सब पहले पे ही मान लो इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या यहीं पर है, और भाषा भी यही बोली जाती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने तरीके से मैं सजा के आपके लिए लाया हूं दोस्तों। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर हम क्या करूं, ठीक है, बताओ आप लोग क्या करूं। तो आप सभी लोग मेहनत देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए रेगुलर ये क्लास जारी रखूंगा। भारत भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2, तो ध्यान दें यहाँ पर मैत्री 2 में कौन सा देश शामिल हो गया। तो ध्यान रखें भारत का ये अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसको सफेद महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे महाद्वीप में बर्फ जमी रहती है। इतनी बर्फ जमी रहती है तो कोई भी निवास यहाँ पर कर नहीं पाता है। और सफेद महाद्वीप इसीलिए कहते हैं क्योंकि बर्फ जमी रहती है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और इसमें भारत के देखिए एक ये दक्षिणी गंगोत्री जो निष्क्रिय हो गया, और एक ये मैत्री हो गया, और ये भारती हो गया। तो यहाँ अंटार्कटिका में भारत के 3 जो है प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जहां पर खोज अनुसंधान जो भी करना चाहते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर करते हैं। तो दक्षिणी गंगोत्री निष्क्रिय हो गया है, भारती और मैत्री है, मैत्री को रिप्लेस करके मैत्री 2 कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि मैत्री 2 अपडेट कर दिया गया, मैत्री 2। अच्छा, इसमें एक देश सहभागी हो गया है, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। उसने कहा हमें भी भैया शामिल कर लो, जब इतना सब कर ही रहे हो तो हमें को भी शामिल कर लो। तो हम लोग भी दयालु लोग हैं, आइए स्वागत है आपका मैत्री 2 में। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है शामिल हो गया है। आपसे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का बता देता हूं आपको, कि हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट विंसम मैसिव, माउंट विंसम मैसिव जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। देखो 7 महाद्वीप में, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आप याद कर लीजिए, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा। माउंट विंसम मैसिव, व्हाइट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो राइट आंसर यहां पर आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा, शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बेंगलुरु को मिला हुआ है, बेंगलुरु। मतलब क्या है, मतलब समझा देते हैं कि अवतार ग्रुप ने एक टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स जारी किया है। इसमें यह बताया है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफ सिटी का मतलब यह है कि उनको काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और ये सारी चीजें मिल जाए, महिलाओं को सारी सुविधाएं मिल जाए। तो ऐसा सिटी महिलाओं को रहने के लिए सबसे अच्छा सिटी बेंगलुरु को बताया गया इसमें, ठीक है। यह इंडेक्स महिलाओं के लिए सामाजिक समावेशन और सुरक्षा के मानकों पर आधारित है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, तो राइट आंसर बेंगलुरु। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है, बेंगलुरु को मिला हुआ है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले को देश का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया है। तो राइट आंसर है कैमी पेन्योर। कैमी पेन्योर जिलों को बायो हैप्पी, अरुणाचल प्रदेश का जिला है, इसको घोषित किया है। यह अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, क्योंकि इसमें जब हम लोग घोषित किए हैं तो लोग अच्छा अपने आप को अच्छा रहेंगे, अच्छा वातावरण बनाएंगे, लोग खुश खुश कब होंगे, लोगों के पास रुपया हो जाए और अच्छा वातावरण हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए तो लोग हैप्पी होंगे। तो बायो यहाँ पर लिखा है, जहां पर भी बायो लिखा होगा तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो। तो बायो हैप्पी जिला कहाँ घोषित हुआ है, केमी पेन्योर, और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। स्थिति देखिए आप, कितने अच्छे से तरीके से मैंने डायग्राम यहाँ पर जो है मेंशन हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए पूरा जो है आप देख लें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेकर और यहाँ पर कन्याकुमारी केरल तक लेकर, और ये देखिए लास्ट सबसे इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है केमी पेन्योर, ठीक है, केमी पेन्योर। यहीं यहीं से जो है असम और अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री ई बस स्पेशली फॉर ई बस के लिए, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ध्यान रखें एक चीज
कि जो ई बस है, ई बस के लिए स्पेशली अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जो यूपी के एग्जाम्स होंगे ध्यान रखने हैं, यूपी से संबंधित आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। मैं काफी फोकस यूपी पर कर रहा हूँ। लखनऊ अपडेट्स यहाँ पर देख लीजिए। अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन यानी कि ये भी लखनऊ में है। ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई ये भी लखनऊ में है। राज्य की पहली ब्रेल लिपि, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की पहली ब्रेल लिपि ये कहाँ आयोजित हुई है? तो ये भी लखनऊ में हुई, जो है स्थापित हुई है। ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई का उद्घाटन भी श्री राजनाथ जी ने किया था और अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन भी लखनऊ में श्री राजनाथ जी ने किया है। और ये अशोक लीलैंड फैक्ट्री स्पेशली ई बस के लिए है, यानी कि स्पेशली ई बस बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वर्ष 2026 में महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL, जिसको महिला प्रीमियम लीग कहते हैं, कौन से संस्करण का आयोजित हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर चौथा संस्करण हो जाएगा, यानी कि फोर्थ एडिशन हो जाएगा। अभी तक महिला प्रीमियम लीग के 4 संस्करण हो चुके हैं। आयोजन स्थल की बात करें तो नवी मुंबई और वडोदरा, 2 जगह यहाँ पर होगा। नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजन स्थल होगा, चौथा है। ठीक है। अच्छा, बात करें कि यहाँ पर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा है। तो ध्यान दीजिए, 3.2 करोड़ रुपए एक मैच के, और हम पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये समझिए सबसे महंगी खिलाड़ी। और ये समझ नहीं आता है कि जो लोग जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, एक अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो भी 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाते होंगे? मुश्किल पड़ जाता होगा 5-10 करोड़ रुपए। लेकिन अब सोचिए एक एक मैच में 3 करोड़ रुपए, अगर जिंदगी में अपने 20-25 मैच तो खेल ही लेंगे और बाकी जो है स्पॉन्सरशिप से कितना आता होगा। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। विजेता इतिहास की बात करें तो फर्स्ट जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था, सेकंड आरसीबी ने जीता था, थर्ड मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये ध्यान रखना है इसमें। और चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होगा चौथा संस्करण। ठीक है। सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। ठीक है। कुल 5 टीमें इसमें आयोजित होंगी, ये ध्यान रखना कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो AK बाला सुब्रमण्यम। क्या? AK बाला सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखना है AK बाला सुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है, AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। अच्छा, FCI की बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, तो इसके नए प्रमुख हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। FCI की स्थापना 1965 में हुई थी, एक्ट 1964 का था। तो ध्यान दें, रविंद्र कुमार अग्रवाल FCI के प्रमुख हैं। और एटॉमिक रेगुलेटरी एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का है तो AK बाला सुब्रमण्यम। तो ये 2 नियुक्ति आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला हुआ है? तो नागौरी, ध्यान रखना, नागौरी शब्द जो है राजस्थान से ज्यादा प्रचलित है, तो राजस्थान इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें अश्वगंधा के वैज्ञानिक नाम की, तो विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा इसको विश्व में बुलाया जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका विथानिया सोमनीफेरा है, किसका? अश्वगंधा का। अन्य GI टैग की बात करें तो सोजत की मेहंदी भी यहाँ संबंधित है। GI कानून जो है आप सभी लोग जानते हो 1999 में, 2004 में पहला GI जो टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय मिला था। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला GI टैग दिया गया था 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर यहाँ पर विजयवाड़ा हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये मिष्टी जो योजना है ये 5 जून 2023 को लॉन्च हुई थी मिष्टी योजना। तो ध्यान देना, यहाँ पर लॉन्च लिखा है मैंने, मिष्टी योजना के लिए लॉन्च लिखा है। मिष्टी योजना जो है 5 जून 2019 विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च हुई थी मिष्टी योजना। और मिष्टी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वन संरक्षण। मैंग्रोव वन संरक्षण से संबंधित है। और ये मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरबन का जो आपने डेल्टा सुना है, तो वहीं पर जो वृक्ष होते हैं उनको सुंदरबन के वृक्ष बोलते हैं। तो उसी के संबंध में वहीं जो सुंदरबन में जो पेड़ पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंग्रोव वन से संबंधित ही जो है मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से संबंधित हुई है। जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको ध्यान रखना है, इनको हेलोफाइट पौधे जो है
उनको लबड़ी पादप कहते हैं, हेलोफाइट। ये मैंग्रोव में आते हैं। हेलोफाइट मतलब लबड़ी पादप, लबड़ी पादप को हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत की पहली नीति लॉन्च करने वाला, यानी कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, भारत की पहली नीति लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। यहाँ के जो सीएम है वो एम.के. स्टालिन है। अब ये होती क्या है ये भी समझिए सबसे पहले तो। अच्छा, ये भारत की पहली जो है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का मतलब ये है कि इसमें जो है सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है कि 100 नए स्टार्टअप जो है यहाँ पर शुरू कराए जाएंगे। 100 नए स्टार्टअप, यानी कि डीप टेक स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होते हैं कि नया बिजनेस जो है शुरू करने के लिए पॉलिसी है। भारत की पहली नीति लॉन्च करने वाला जो है राज्य बना है ये तमिलनाडु बना हुआ है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में किसको प्रथम रैंकिंग मिली है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड को। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस है 2.0 में रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो उत्तराखंड को मिला हुआ है क्रिमिनल के जस्टिस में, यानी कि क्रिमिनल के जस्टिस में कौन सा प्रथम स्थान है? उत्तराखंड है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अब रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दें सबसे पहले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 जनवरी को, और हमारे भारत में 14 सितंबर को। मिशन मैत्री 2.2 में पार्टनर कौन बन गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। टॉप सिटी फॉर वुमेन्स कौन सी है? बेंगलुरु में है भारत में टॉप सिटी फॉर वुमेन्स। पहला बायोग्राफी नहीं, बायो हैप्पी, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर बायोग्राफी नहीं, बायो हैप्पी जिला। तो बायो हैप्पी जिला, बायो हैप्पी जिला अभी हमने बताया था कैमी पेन्योर अरुणाचल प्रदेश में। अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री कहाँ? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई वो भी लखनऊ में थी। ठीक है। WPL 2026 का चौथा जो है फोर्थ जो है संस्करण कहाँ आयोजित होगा? नवी मुंबई और वडोदरा। नवी मुंबई महाराष्ट्र में और वडोदरा गुजरात में पड़ता है। AERB के चेयरमैन कौन है? बाला के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, एटॉमिक उसके वाले। नागौरी अश्वगंधा जीआई टैग कहाँ मिला है? तो ये राजस्थान संबंधित है। मिष्टी कार्यशाला का आयोजन कहाँ? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ICGS 2.2 रैंकिंग में कौन सा टॉप स्थान है क्रिमिनल जस्टिस में? तो उत्तराखंड टॉप स्थान। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर देना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 9 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को। ठीक है। तो ये सारे ही जो जनवरी के जो चारों डेट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हैं। आप चारों के बारे में पढ़ना और ध्यान रखना। इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है, बस आपकी 10 जनवरी की जो करंट अफेयर है वो फिनिश हुई है। अब हम लोग 12 की पढ़ेंगे, फिर 13 की पढ़ेंगे, फिर 14 की पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। फिर से हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर डेली अपडेट्स की जो है वीकली आपको जानकारी मिल जाती है। पूरे 7 दिन का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को अगर PDF चाहिए होगी तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हाईवे क्लासेस के नाम से, उसको आप ज्वाइन करना है। उसमें हम यहाँ पर PDF आपको अपलोड करा देंगे ये वाली। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण प्रश्न और विश्लेषण के साथ में करंट अफेयर। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति, ध्यान दें, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा जो है IIT मद्रास में लॉन्च हुई है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, तो ये भी ध्यान रखना है, जो ये परम शक्ति है एक ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे जो है टॉप क्वालिटी के कंप्यूटर होते हैं। ये हमारे उपयोग के नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े सर्वर कंप्यूटर होते हैं, जैसे गूगल के पास होगा, माइक्रोसॉफ्ट के पास होगा, यूट्यूब के पास होगा। ये इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। हमारे पास तो बहुत ही नीचे लेवल के कंप्यूटर होते हैं जो 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है। बात करें कि परम रुद्र ये भी एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ये IIT पटना से संबंधित है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ये परम 8000। जब मैंने UPSI का पेपर दिया था तो मेरे लगभग 316 नंबर थे और कट ऑफ उसकी गई थी शायद 320 करीब में।
और उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उसमें मैंने परम 4000 लगा दिया गया था, तब मुझे पता नहीं था। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पर नहीं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है विजय भटकर हैं, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अगर सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे जाए तो आपको विजय भटकर का नाम ध्यान रखना है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भारत में कब शुरू हुआ गया, तो राइट आंसर है 2015 से। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्राइंगल, तो ध्यान दें यहां पर वीमर ट्राइंगल बैठक में भाग लिया है, इसका संबंध किन देशों से है, यानी कि वीमर ट्राइंगल। आपने एक वीमर संविधान का नाम सुना होगा जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। वीमर संविधान का संबंध जो है 3 देशों से है। कौन कौन से 3 देश हैं, वो एक है पोलैंड, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है फ्रांस। यानी कि वीमर संविधान यही 3 देशों से घूमता है। तो वीमर ट्राइंगल का संबंध भी कहां से होगा, फ्रांस से होगा, जर्मनी से होगा और पोलैंड का होगा। यानी कि भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्राइंगल बैठक में भाग लिया है, इसका संबंध किन देशों से है, तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड से है। वीमर संविधान का संबंध फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड से है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। अच्छा, पोलैंड की राजधानी होगी वर्षा, और जर्मनी की राजधानी आप सभी लोग बर्लिन, और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, ये सभी लोग जानते होंगे। पोलैंड की ध्यान रखना वर्षा, और जर्मनी की बर्लिन, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बात कर लेते हैं प्रमुख संगठन और जिसमें जितने सदस्य हैं उनमें। जैसे यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। यूएनएससी यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे शक्तिशाली संस्था है, महासभा है, उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 और 5 करके होते हैं। यानी कि 5 जो है परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, रूस, चाइना, ये सब कर यूएसए संबंधित। जी20 में कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं। ओपेक में किससे संबंधित हैं, ये 12 सदस्य हैं। पेट्रोलियम से संबंधित ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, 12 सदस्य होते हैं। इसमें आसियान में कितने देश हैं, तो 11 देश हैं। अच्छा, सीएसओ या ब्रिक्स की बात कर लें तो ब्रिक्स में टोटल 10 देश हैं। ब्रिक्स में कितने देश हैं, 10, और सीएसओ की में भी 10 है। बिम्स्टेक की बात कर लें या G7 की बात कर लें तो इसमें 7 सदस्य हैं, और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस, मनालिया, यहाँ पर ध्यान रखना है। 69 सदस्य हैं यहाँ पर, ठीक है। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ स्थापित हुआ है, तो हल्दिया ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है हल्दिया, ठीक है दोस्त, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पड़ता है। और यहीं पर भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा यहाँ बनाया गया है हल्दिया में, ठीक है। अच्छा, नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस भी ध्यान रखना है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था, ऑपरेशन त्रिशूल। इसीलिए पाकिस्तान के जो बंदरगाह को उसको हमने नस्तानाबूद किया था ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। इस समय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश त्रिपाठी है। क्या नाम है, दिनेश त्रिपाठी। तो ध्यान रखना है सभी लोगों को, पश्चिम बंगाल में हल्दिया में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा बनाया गया। भारत का पहला 1 मेगावाट, ध्यान रखना कितने, 1 यहाँ पर लिख लो, 1 मेगावाट रहित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ध्यान रखने, पहला तो कांडला में स्थापित हुआ है, दूसरा गोरखपुर। अब यहाँ पर यूपी वाले एक्टिव हो जाए तो ध्यान देना है, सेकेंड जो है मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो राइट आंसर है गोरखपुर, यूपी, जहां से हमारे सीएम साहब आते हैं, बाबा जी। नेशनल वाटरवे फर्स्ट की अगर बात करें तो ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जाता है। अब हल्दिया कहाँ है, इलाहाबाद तो यूपी में है, ये देखो यूपी वाले एक्टिव हो जाओ, इलाहाबाद तो यूपी में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। तो यूपी से पश्चिम बंगाल तक नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड और यूपी से होकर ये कहाँ निकलती जाती है, बिहार से होकर पश्चिम बंगाल में, और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इलाहाबाद में बनाया गया है यहाँ पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट वे। तो यहाँ पर जो भी सामान ढोना है वाटर से, तो यहाँ पर ऐसे करके जाएगा हल्दिया तक, ठीक है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन पर एक जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, वो क्या नाम है, उसका नाम है, तो उस पुस्तक का लॉन्च कहाँ हुआ है, ये पुस्तक का यहाँ पर गलत नाम लिखा है। वो पुस्तक कहाँ लॉन्च हुई है, पहले आप ये समझो, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च की है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो ये इनका निवास जो है मयूरभंज उड़ीसा की निवासी है, मयूरभंज उड़ीसा की।
ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति। इन्होंने शपथ जो ली थी वो 25 जुलाई 2022 को ली थी। इनका मतलब 2027 तक इनका कार्यकाल चलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इनके जीवन पर जो आधारित पुस्तक है उसका नाम है अग्नि सरसुलू। यहां पर इसको हम सही कर देते हैं, अग्नि सरसुलू। ये यहां पर काट देना, यहां पर लिख लेना अग्नि सरसुलू, अग्नि सरसुलू विका सिंचनी कमलम द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है पुस्तक का नाम? अग्नि सरसुलू विका सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अच्छा, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है, इसीलिए ये नाम अग्नि सरसुलु विका सिंचनम कमलम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो लक्ष्मी प्रसाद हैं। लक्ष्मी प्रसाद, कौन सी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। आपसे सिंपल से यूं ही पूछ लिया जाए कि बताओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जीवन पर आधारित एक पुस्तक अग्नि सरसुलु विका सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च हुई है? तो राइट आंसर है विशाखापत्तनम में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। राष्ट्रपति अपना जो है ध्यान रखना है, राष्ट्रपति संबंधित ये कहाँ के निवासी है? मयूरभंज उड़ीसा की निवासी है। अच्छा, ये झारखंड की पहली महिला राष्ट्रपति, सॉरी, पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है झारखंड की। ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पीड पोस्ट 24 और 48 सर्विस कहां लॉन्च की है? तो केंद्रीय संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इन्होंने एक सुविधा लॉन्च की है स्पीड पोस्ट 24, यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो 24 घंटे में पहुंच जाएगी और दूसरी सेवाएं 48 घंटे में पहुंच जाएगी। कहां लॉन्च की है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश संबंधित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश को वैसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहाँ है, सबसे ज्यादा टाइगर भी यहाँ, बाघ भी यहाँ है, ये सब ध्यान रखना। IATA में शामिल होने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आकाशा एयरलाइंस। आकाशा एयरलाइंस को अब ध्यान रखना है, IATA में शामिल होने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइंस हो गई, यानी कि भारत में 5 इंटरनेशनल जो है एयरलाइंस हो चुकी हैं। 4 कौन कौन सी है? जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। अब ये पांचवी जो है आकाशा एयरलाइंस है। अच्छा, इसको मान्यता दिया है IATA ने। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक ध्यान रखना है, 16 सितंबर 1987 में ओजोन संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। 16 सितंबर 1987 में यहाँ पर एक बैठक हुई थी कि 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराट कोहली। विराट कोहली जो है 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज जो है बल्लेबाज बने हुए हैं विराट कोहली। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक ओडीआई रन, मोस्ट ओडीआई रन किसने बनाए हैं, तो नंबर 1 पे आते हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे आते हैं विराट कोहली। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर थे, अब ये दूसरे स्थान पर आ चुके हैं विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन अभी भी सचिन तेंदुलकर जी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कलाई प्रोजेक्ट को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाए अरुणाचल प्रदेश में। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो किस राज्य संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये भी ध्यान रखना, लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर। और लोहित नदी जो है आप सभी लोग जानते हो सबसे पूर्वी नदी है। ध्यान रखना एक फैक्ट यहाँ पर भी, सबसे पूर्वी नदी की बात करें तो लोहित नदी है। अच्छा, ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होगी? तो 1720 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। प्रमुख अगर बांध की बात कर लें, प्रमुख बांध जो है और उन जो नदियां हैं उनसे संबंधित, जैसे टिहरी बांध है। टिहरी बांध आप सभी लोग जानते हो, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड नदी, उत्तराखंड से ही एक भागीरथी नदी आती है, यहीं आके जो है आगे चल के ये गंगा नदी कहलाती है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी टिहरी बांध ही है और ये उत्तराखंड में स्थित है। चिनाब नदी पर अगर बात कर लें, चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर से आती है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दुलहस्ती परियोजना यहीं पर है, रेटल परियोजना यही है, सलाल परियोजना, पक्कलडुम परियोजना ये भी ध्यान रखना है चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी पर दुलहस्ती, रेटल, सलाल, पक्कलडुम ये सब
चिनाब नदी पर है। अगर झेलम नदी की बात कर लें तो झेलम नदी पर ध्यान रखना, ये भी जम्मू कश्मीर में, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, उरी, तो ये भी दोनों ही तुलबुल और उरी झेलम नदी से संबंधित हैं, आप ये ध्यान रखना है। और कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये जो है प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब ये बांध बन जाएगा तो जो असम में जो बाढ़ आती है वो कंट्रोल में हो जाएगी असम में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र असम होता है बाढ़ से, ठीक है। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आरा वैन मोबाइल यूनिट, आरा नहीं आशा, आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च की है, राइट आंसर है गुजरात। तो देखिए दोस्तों, कैंसर का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर का पता लगाने के लिए। और कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन। अच्छा, विश्व कैंसर जागरूक दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, एक ये बात ध्यान रखना है, विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, एक ये बात ध्यान रखें। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, कोबाल्ट 60 कैंसर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब ये गुजरात की क्या खबर है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए, देखिए समस्या क्या है कि जो कैंसर है वो अगर हमें जल्दी पता लग जाएगा तो हम उसका इलाज कर पाएंगे, अगर कैंसर हमें बाद में पता लग पाता है तो उसका इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। कैंसर मतलब होता है कि हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, फिर वो हमें पता चलता है, फिर हमें उसका इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए गुजरात ने क्या किया है, गुजरात ने एक वैन जो है कर दी है। ये वैन क्या करेगी, ये वैन जाएगी गांव गांव, घर घर घूमेगी। अब ये घर घर जाएगी और इसमें होगा क्या, इसमें कैंसर जो है, कैंसर का पता लगाने वाला पूरा इसमें संयंत्र जो है फिट होगा। अब ये गांव गांव जाएगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आशा, इसका नाम रखा गया है आशा वैन। तो आशा वैन जो है, ये आशा वैन मोबाइल यूनिट है जो है, ये आशा वैन जाएगी गांव गांव, पता लगाएगी कैंसर और सबका जो है चेक करेगी पहले से ही। अब जिस भी बंदे का पता चला कि इसको कैंसर है, तो कैंसर अभी शुरुआती दौर पर उसका पता चल गया तो उसका इलाज करना संभव हो जाएगा और इसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा, तो ये हमारे कंट्रोल में आएगा। लेकिन कैंसर का पता तब लग पाता है जब लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और वो जो है गंभीर समस्या हो जाती है, फिर उसका इलाज नहीं हो पाता है। अर्ली स्टेज पर अगर पता चल जाएगा तो फिर कैंसर का इलाज करना संभव हो पाता है। तो इसीलिए गुजरात ने, पूरे गुजरात में ये आशा वैन जाएगी और ये पता करेगी कि भैया किस किस को कैंसर है, किसको किसको नहीं है, किसको है उसका इलाज करना शुरू हो जाएगा पहले ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन ले लीजिए, एमआरए वैक्सीन जो है वो रूस द्वारा विकसित की गई है, एमआरए वैक्सीन, ठीक। नेक्स्ट, यूएस एफडीए ने किस रोग की पहली ओरल दवा मितापिवेट, क्या नाम है, मिता मितापिवेट एक्सवे में, ध्यान रखना क्या नाम है पूरा, एक और शब्द है यहां पर वो भी लिख लीजिए, एक्वे इसमें, मितापिवेट एक्वे इसमें को मंजूरी दी है। तो यूएस एफडीए ने किस रोग को पहली ओरल दवा मितापिवेट एक्सवे इसमें को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया। तो थैलेसीमिया और एनीमिया में ध्यान रखना एक ओरल दवा है जो ओरल मुंह से पिलाई जाती है, मितापिवेट एक्वे इसमें को मंजूरी दी है, ठीक है। आपसे यूं ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इस रोग में क्या होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है थैलेसीमिया में और एनीमिया में। एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का निर्माण सही से नहीं होगा तो खून की कमी तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप ये बनाना, खून का रंग लाल किसके कारण होता है, आप एक क्वेश्चन ये बताओ सबसे फेवरेट। अच्छा, शाही रोग किसे कहते हैं, रॉयल डिजीज, शाही रोग, हीमोफीलिया कहते हैं, शाही रोग, हीमोफीलिया, ठीक है, शाही रोग। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास में लॉन्च हुआ है, वीमर ट्रायंगल का संबंध जिसमें भारत ने बैठक में शामिल हुआ है, वीमर ट्रायंगल का संबंध फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड से है, हल्दिया एयरबेस पश्चिम बंगाल में है, राष्ट्रपति पर पुस्तक विशाखापट्टनम में लॉन्च हुई है, स्पीड पोस्ट 2448 में मध्य प्रदेश में लॉन्च की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है लोहित नदी पर, और आशा वैन कहाँ है कैंसर के लिए, गुजरात में लॉन्च हुई। आकाशा एयरलाइंस का सदस्य बना हुआ है, किसका सदस्य बना हुआ है, इंटरनेशनल एयरलाइंस का आकाशा एयरलाइंस बन गई, ठीक है। तो ये थी। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए।
भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। आप सभी लोग जो हाईवे क्लासेस को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और ये सारी चीजें हैं वो है पीडीएफ में मैं आपको एक दे दूंगा, उससे भी रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी मंथली कंबाइंड करके मंथली वीडियो डालूंगा, वो भी आप सभी लोग देखना दोस्तों। मंथली वीडियो आप इसको वीकली करंट अफेयर देखिए और इसके नोट्स प्रिपेयर करिए, और फिर आप नोट्स प्रिपेयर हो जाए फिर आप एक मंथली वीडियो रजाई में बैठकर देख लेना। सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमारा लेक्चर बाकी है, अभी हम लोग 13 जनवरी 2026 की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, 13 जनवरी 2026 की। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, आप सभी लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, करंट अफेयर जो है वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और करंट अफेयर पढ़िए, अपनी जीके मजबूत करिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है EOS-N1, ध्यान रखें, EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है। दोस्तों जो अर्थ ऑर्बिटेशन जो अर्थ जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो जिस कक्षा में उसको लॉन्च करना था उस कक्षा में नहीं पहुंच पाया, विफल रहा है, तो इसका संबंध किस रॉकेट से, मतलब इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर है PSLV C62, PSLV C62। अच्छा, इससे पहले PSLV, ध्यान दें, इससे पहले एक लॉन्च किया था PSLV C61 यानी कि 61, ये भी विफल रहा और ये भी विफल रहा, लगातार 2 इसरो के मिशन विफल हो चुके हैं, ये भी यहाँ पर लिखा है संबंधित विफलता, PSLV C61 भी विफल हो गया था। अच्छा, इसरो के प्रमुख हैं इस समय वी नारायण, क्या नाम है इनका, वी नारायण नाम है। इसमें क्या था, 16 उपग्रह थे, 16 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, किसमें, EOS-N1 में, जो PSLV C62 ले गया था, इसमें 16 उपग्रह थे, जिसमें से एक थियोस था, थियोस 2, जो थाईलैंड और इजराइल का उपग्रह था, थाईलैंड व इजराइल का भी उपग्रह इसमें शामिल था, जिसका नाम था थियोस 2, थियोस 2 भी शामिल था इसमें, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लें स्पेडेक्स मिशन जो है ये किससे लॉन्च किया गया, PSLV C60 से। NVS-02 ये किससे लॉन्च किया गया, GSLV F-15 से। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक ये यूएसए का है, मैं पीछे भी बता चुका हूं ये यूएसए का है, तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है कौन से लॉन्च व्हीकल से, LVM 3rd M6 से, LVM 3rd M6 से। CMS-03 LVM 3rd M5 से लॉन्च किया गया है, ये संचार सबसे भारी संचार उपग्रह है CMS-03। निसार की बात हम पीछे भी कर चुके हैं, GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है, और ये निसार जो है इसरो और नासा का संयुक्त रूप से मिशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस, दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 12 जनवरी को। हम सभी लोग जानते हैं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद के सम्मान में इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। बचपन का नाम इनका पूछा जाता है नरेंद्र दत्त था, इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, ठीक है। इनके जो प्रसिद्ध भाषण है, इनका जो प्रसिद्ध भाषण है वो शिकागो धर्म सम्मेलन था। ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो सितंबर 1893 में भाग लिया था। अच्छा, इन्होंने एक स्थापना भी की थी रामकृष्ण मिशन की, तो आपसे पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1897 में की थी, बेलूर मठ में। कहा, बेलूर मठ में। इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 में। इनकी प्रमुख पत्रिका की बात करें, इनका प्रबुद्ध भारत इनकी प्रमुख जो है पत्रिका है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM, ध्यान देना, MPATGM का सफल परीक्षण किया, कहां किया, तो राइट आंसर तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब ये समझो MPAT, ये ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है MPATGM, ये है क्या, ये है मैन पोर्टेबल
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब ये है कि जो मैन पोर्टेबल है, इसका मतलब ये आप देख रहे होंगे, जो आदमी है ये अपने कंधे पर रखकर मिसाइल चला रहा है, और ये कि ये ऐसी मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं युद्ध में जो लड़ने आते हैं उनको नस्ते नाबूद कर देगी ये मिसाइल। वो कंधे पर रख के बंदा चलाएगा और टैंक को मिसाइल नस्ते नाबूद कर देगी। साथ ही साथ ये गाइडेड मिसाइल है, ध्यान देना, जिस पर फोकस करके छोड़ा जाएगा, अगर वो फोकस आगे पीछे भी जाएगा तो ये मिसाइल उसी का पीछा करते हुए उसी पर जाएगी। जैसे पिछले जमाने में, पुराने जमाने में अर्जुन धनुष छोड़ा करते थे, जैसे राम के जो पिताजी थे वो जो है शब्द वेदी, यानी कि ध्वनि से जो है शब्दों से सुनकर जो है बाण चला दिया करते थे और उसी को लगता था वो कहीं भी जाए, ऐसे करके शब्द वेदी बाण। तो ध्यान रखना है। डीआरडीओ की अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है हेड जो है समीर वी कामत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है मेजर स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार को जो है सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? लैंगिक समानता के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए सम्मानित किया गया। वर्तमान में यूएनओ में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। प्रथम अगर यूएनओ महासचिव की बात करें जाए तो ट्रिगवेली थे। क्या नाम है? ट्रिगवेली, वो नॉर्वे के थे। ये भी ध्यान रखना, स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम यूएनओ महासचिव कौन है? ट्रिगवेली है, नॉर्वे के। यूएनओ महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया? तो ध्यान दें, अरालम जो बटरफ्लाई अभयारण्य है वो किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है? तो राइट आंसर है इसका केरल। तो केरल में ध्यान रखना है, चिंकनी पूजा नदी के पास में है अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य। अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य, राइट आंसर केरल है। यहाँ पर ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है दक्षिणी बर्ड विंग, वो भी यहीं पर मिलती है अरालम बटरफ्लाई में। ठीक है, सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग, तो ध्यान रखना है। नवीनतम टाइगर की बात करें, टाइगर रिजर्व की, 98वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, 107वां राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में। ऐसे भी पूछा जाता है सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो उड़ीसा में। रामसर स्थल की बात करें, 90 नंबर की रामसर, तो सिलोसेट झील कहाँ है? सिलीसेट नाम है इसका। सिलीसेट झील कहाँ है? ये अलवर में स्थित है, अलवर। ठीक है, बायोस्फीयर की बात करें रिजर्व में, शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 13वां बायोस्फीयर शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, शीत मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य नागरिक अभ्यास साझा शक्ति। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या नाम है इसका? साझा शक्ति नाम है, साझा, ये सा और झा। साझा शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसीलिए इसका ध्यान रखना। एक ये संयुक्त सैन्य नागरिक अभ्यास है साझा शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बात, 83 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में हाल ही में आयोजित हुए हैं यूएसए में, लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। तो ध्यान रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 83 नंबर के थे, 83 क्रम के थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर कॉमेडी की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनादर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की बात करें तो हैमनेट। बेस्ट मेल एक्टर वैगनर मोरा और बेस्ट फीमेल एक्टर बेली बकले। ठीक है, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी में ध्यान रखना, वन बैटल आफ्टर अनादर है। 83 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड यूएसए में आयोजित हुए, ये ध्यान रखना। जस्टिस रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो राइट आंसर है मेघालय में भी कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी। तो ध्यान रखना, मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? राइट आंसर मेघालय। ठीक है, अच्छा, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। एक कॉलेजियम व्यवस्था होती है, उसमें जो है उसी के आधार पर न्यायालय में जो है मुख्य न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारतीय न्यायपालिका में अगर महिलाओं की बात करें तो हाई कोर्ट की
पहली महिला, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? वो उनका नाम था अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। लेकिन हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिए, पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। देखो, एक न्यायालय में बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं जिसमें से एक मुख्य होता है, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। लेकिन पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है लीला सेठ। अच्छा, बात करें सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, वो है फातिमा बीबी। और सुनो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं बनी है, मुख्य नहीं बनी है अभी। महिला न्यायाधीश तो बनी है जिनका नाम है फातिमा बीबी पहली, लेकिन अभी तक कोई भी मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्का पांडे, महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना लॉन्च हुई है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना कर्नाटक में लॉन्च हुई है? तो अक्का पांडे। अक्का पांडे का अक्का पांडे योजना जो है महिला और नाबालिगों लड़कियों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में लॉन्च हुई है। कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है। ठीक है। अच्छा, एक योजना और ध्यान रखना, साइन, यह योजना किसने लॉन्च करी है? या BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसने लॉन्च की है। साइन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म नेचर एम्प्लॉय वुमेन। ठीक है, एम्प्लॉय वुमेन यानी कि कहीं ना कहीं वुमेन से संबंधित है, और वुमेन की साइन योजना लॉन्च हुई है BIS ने, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, रिवीजन कर लेते हैं। तो EOS एनवर जो फेल हो गया है, PSLV C62 से लॉन्च हुआ है, इसरो का मिशन है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और 12 अगस्त को हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। EMP-ATGM परीक्षण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। DRDO जो एंटीटेक जो मिसाइल है जो कंधे पर रखकर चला सकते हैं। UN महासचिव पुरस्कार किसे मिला हुआ है? मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला। अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। यहीं पर सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है वो भी पाई जाती है। अभ्यास सांझा शक्ति, ध्यान रखना, क्या नाम है? सांझा शक्ति है, सांझा शक्ति। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पुणे में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जिसमें ड्रामा फिल्म कौन है? हेमनेट है। और ये कितने नंबर के थे? 83 नंबर के थे। कहाँ आयोजित हुए हैं? USA में आयोजित हुए। ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। अक्का पांडे योजना कहाँ संबंधित हुई? कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो ये थी आपके करंट अफेयर 13 जनवरी के। नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन आप भी बता दीजिए, DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, चांदीपुर में है, कहां पर है? पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी आपके लिए और भी है, तैयारी अपनी जारी रखो, वीडियो देखना जारी करो। और आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आप ये ना समझिए कि अभी पूरा वीडियो हो चुका है, अभी हम लोग 14 जनवरी लास्ट जो है 10-15 मिनट और रुकिए, 10 मिनट में कहानी खत्म। 14 जनवरी 2026 में दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए आ गया हाईवे क्लासेस आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सैन्य अभ्यास क्लीन फॉर पीस, क्लीन नहीं, यहां पर ध्यान दें। सबसे पहले आप यहां पर, इसका नाम है विल फॉर पीस। क्या नाम है? क्लीन नहीं, यहां पर क्लीन हटा दो, इसका नाम हो जाएगा विल फॉर पीस 2026 का आयोजन कहां हुआ है? तो राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका का जल क्षेत्र। इस तरह का आयोजन कहां हुआ है? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? चीन, रूस और ईरान का विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका का जो जल क्षेत्र है यहां आयोजित हुआ है। विल फॉर पीस 2026 कहां आयोजित हुआ है? तो विल फॉर पीस ये है क्या? एक ये सैन्य अभ्यास है। किन देशों का है? तो राइट आंसर है चीन, रूस और ईरान। यहां पर आप देखिए ये मैप लगा हुआ है, तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर भारत है, और भारत के यहाँ पर देखिए आप पूर्व के साइड में, उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर देखिए आप चीन देख पा रहे होंगे। चीन के सबसे ऊपर आप देखिए रूस, देखिए। अच्छा, और इधर पश्चिम में देखिए ईरान, भारत के पश्चिम में देखिए ईरान। तो ये इन लोगों ने जो है मिलकर एक अभ्यास आयोजित हुआ है जिसका नाम है विल फॉर पीस। विल फॉर पीस ये कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका, इसका नीचे जो जल क्षेत्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका का जल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दें, एक नाम सुना होगा ब्रिक्स। अच्छा, ये सब ब्रिक्स के देश हैं। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, रूस। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप चाइना आ गया
रूस आ गया, ईरान हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका को काउंटर करना चाहते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ध्यान दीजिए, ब्रिक्स में आप अगर सबसे पहले आप ध्यान दें यहाँ पर, ब्रिक्स 2001 में जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द का दिया था, यहाँ पर इनकी संकल्पना थी। 2009 में रूस में पहली बैठक हुई थी। विस्तार 2010 में दक्षिणी अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तब से ये हो गया ब्रिक्स। पहले ये सिर्फ क्या नाम था इसका, ब्रिक। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ब्रिक लिखा है। अच्छा, ब्रिक्स कब बना, 2010 में, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान भी इसमें शामिल है ब्रिक्स में। ठीक है, और 10वां देश इसमें बना था इंडोनेशिया। अब इसका नाम ब्रिक्स नहीं, इसको ब्रिक्स प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिक्स प्लस। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, रूस, चीन, ईरान, ये किसके देश हैं, ये ब्रिक्स प्लस के देश हैं। तो ब्रिक्स प्लस में अभी कितने देश हैं, 10। और नवीनतम देश कौन सा है, वो है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का नवीनतम देश कौन सा हो गया, इंडोनेशिया हो गया। आगामी बैठक नहीं, इसकी बैठक हो चुकी है। 2025 में कहाँ हुई, ब्राजील में। 2026 में कहाँ होगी, भारत में होगी ब्रिक्स। ठीक है, 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, ब्राजील में हुई थी। 2026 में मोस्ट इंपोर्टेंट भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीजे ने, आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र, उसका एक इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ने गाम्बिया, एक देश है, गाम्बिया के प्रारूप पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले की सुनवाई की है। अब ये क्या मामला है, ये समझिए थोड़ा सा। देखिए, एक देश है म्यांमार। अब एक ये देश जो है म्यांमार है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। मान लेते हैं एक ये देश है, यहाँ पर देखिए ये भारत है, ये इंडिया है। अच्छा, इंडिया के इस साइड में यहाँ बांग्लादेश पड़ता है, ये म्यांमार है यहाँ पर। अब म्यांमार ने क्या किया, इस यहाँ पे जो रोहिंग्या समुदाय था, रोहिंग्या समुदाय यहाँ पर रहता था, रोहिंग्या समुदाय, इन्होंने कहा तुम मेरे देश के निवासी हो रहे हैं, तो ये लोग निकल लिए। ये एक अरब, ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में ये जहाज लेकर निकल गए। तो बांग्लादेश गए, बांग्लादेश ने मना कर दिया। भारत गए, भारत में कुछ रोहिंग्या रह गए, आपने मुद्दा भी सुना होगा रोहिंग्या का। तो बाकी को सबको नहीं रख पाए, क्योंकि अपने देश में बहुत फालतू में वैसे भी बहुत सारी जनसंख्या, तो यहाँ भी मना हो गया। तो बहुत से रोहिंग्या यहीं पर मर गए, इसमें जो है जल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, नाव में ही मर गए, नाव में ही निवास करने लगे। तो ये न मर गए। तो यही जो मुद्दा है आईसीजी में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में, गाम्बिया एक देश है, के प्रारूप पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले की सुनवाई की है, और ये मामला चल रहा है। ठीक है, रोहिंग्या, ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे। अच्छा, म्यांमार देश की बात करें, इसका नाम जो है, इसको गोल्डन पेगोडा का भी कहते हैं। इस देश को, म्यांमार को गोल्डन पेगोडा का देश भी कहते हैं। भारत म्यांमार के संबंध में बात करें, काला दान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार के बीच में चल रहा है। और ऑपरेशन करुणा, ये भी ध्यान रखना है आप सभी लोग, ऑपरेशन करुणा ये भी म्यांमार में चलाया गया था भारत के द्वारा। मुख्यालय की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट की, अगर मुख्यालय की बात करें तो ये द हेग में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। राजधानी म्यांमार की होती है नापीडा, नापीडा। तो इस म्यांमार में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं इरावदी नदी, इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार में एक पर्वत है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत कहाँ है, ये भी म्यांमार में है। ठीक है दोस्त। अच्छा, नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, नई दिल्ली भारत में। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, श्री ओम बिरला। ध्यान रखना है, जो राष्ट्रमंडल जो हैं, आप सभी लोग जानते हो, राष्ट्रमंडल उनको कहते हैं जो ब्रिटेन के कभी गुलाम थे। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है, कहां हो रहा है, ये नई दिल्ली में। इसका मेजबान कौन है, होस्ट कौन है, वो भारत है, नई दिल्ली में आयोजित होगा। अध्यक्षता इनकी श्री ओम बिरला करेंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 2022 में, ध्यान रखना, बर्मिंघम में हुए थे, और 2026 में, अभी हम पीछे भी बता चुके हैं, ग्लासगो में हुए, और 2030 में, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कितना बड़ा कॉलम बना हुआ है, तो 2030 में अहमदाबाद में होंगे, इसका होस्ट भारत होगा। 2026 में ग्लासगो में होंगे, 2022 में बर्मिंघम में हो चुके। नेक्स्ट है भारत की फसल उत्सव, ध्यान दें, देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो है, कितना वीआईपी जो है आप सभी लोगों के लिए बना के लाए। जो 14 जनवरी है भैया, 14 जनवरी कल बीती है, आप सभी लोग जानते हैं। 14 जनवरी में क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण का मतलब होता है ये कि, सूर्य उत्तरायण का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और ये है 0 डिग्री रेखा, इस, और ध्यान देना है
अब सूर्य क्या है, चलता है यहाँ पर पहुंच जाता है। जब यहाँ से सूर्य ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, कब बढ़ने लगता है, ये 14 जनवरी से बढ़ने लगता है। मतलब ये है कि अब सर्दी सर्दी से अब गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सूर्य जब उत्तर में आएगा, हम लोग कहाँ निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं उत्तर में, उत्तर पूर्व में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तर पूर्व में। मतलब अपना भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर सूर्य अभी यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो गर्मी आएगी। ठीक। तो अब उत्तरायण होगा, उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ अब सूर्य चल देगा, सूर्य उत्तरायण जाएगा। अब तभी हम लोग सभी लोग उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव हर जगह अलग अलग होते हैं। उन्हीं उत्सव को ध्यान रखना। पंजाब में क्या कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी संपन्न हुई। पंजाब में लोहड़ी संपन्न हुई। आपसे ऐसे पूछा जाएगा 14 जनवरी को पंजाब में क्या संपन्न हुआ है, तो लोहड़ी। ठीक है। उत्तरायण में है लोहड़ी, तो लोहड़ी का संबंध ध्यान रखना है, पंजाब में है, सिख समुदाय से है। तो आप देखिए ये पूरा भारत का नक्शा मैंने बना दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पंजाब राज्य है। अच्छा, 14 जनवरी को ही आप सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पर काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू देखो आपसे अलग से पूछा जाता है, मकर बिलक्कू सबरीमाला यहाँ पर मंदिर है, ये केरल में मनाया जाता है, केरल में। और पोंगल कहाँ, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और माघ बिहू मनाया जाता है असम में। और मकर संक्रांति मनाई जाती है, ये उत्तर भारत में, आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इस दिन खिचड़ी भी बनती है, मैंने भी खिचड़ी खाई थी कल। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति मनाई जाती है, खिचड़ी। ठीक है। ये सभी जो फेस्टिव है ये 14 जनवरी को मनाए जाते हैं। सूर्य उत्तरायण आता है, पंजाब में लोहड़ी संपन्न होती है सिख समुदाय के द्वारा, पतंग काइट उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, मकर बिलक्कू केरल में मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में, और पोंगल तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नॉन फॉसिल्स जो है, भारत की नॉन फॉसिल्स फ्यूल क्षमता कितनी है। अभी ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल्स फ्यूल क्षमता कितनी है। अब आप ये समझिए नॉन फॉसिल्स क्या होता है। नॉन फॉसिल, अच्छा फॉसिल्स का मतलब होता है कि कोयला और जो डीजल है, यानी कि जो जीवाश्म जो है, पृथ्वी का भी उलट पुलट हुई होगी या कोई भी पेड़ जीव जंतु पेड़ पौधे दब जाते हैं तो वो फॉसिल्स जीवाश्म बन जाते हैं, और फिर बहुत ही सालों बाद, करोड़ों सालों अरबों सालों बाद वो कोयला डीजल का निर्माण होता है, वहीं से कोयला डीजल बनता है। और इसकी जो लिमिटेशन है, मतलब ये कोयला डीजल इसकी लिमिट है कि इतना ही होगा, इसकी अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन एक होते हैं गैर जीवाश्म, उनको कहते हैं नॉन फॉसिल्स। तो यही पूछा जा रहा है, भारत की नॉन फॉसिल्स फ्यूल क्षमता कितनी हो गई है। तो नॉन फॉसिल्स उन्हें कहते हैं जो सौर और पवन से रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो कभी भी ना खत्म होने वाली ऊर्जा, यानी कि जब तक पृथ्वी और सूर्य रहेगा तब तक ये जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा रहेगी। यानी कि अब सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कब खत्म होगी, जब सूर्य खत्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा यानी कि पवन यानी कि हवा चलना बंद हो जाएगी तो हम लोग भी मर जाएंगे, पृथ्वी मर जाएगी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, यू समझ लीजिए। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई है, तो ये भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता ये है 267 हो गई है। तो 266.7 लिखा है गीगावाट, तो आप यूं समझना 267, इसको कितना समझना है आप सभी लोगों को, 267 करके, 267 गीगावाट होती है। तो ये समझ लेना। और अपना लक्ष्य जो है 2023-30 तक लगभग 500 गीगावाट तक पहुंचने का जो है लक्ष्य बनाया गया है। भैया कितनी नॉन फॉसिल क्षमता चाहिए ये भी तो निर्धारित करो। तो 2070 को हम लोगों को ये भी समझना है, एक हमने लक्ष्य रखा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हम लोग करेंगे 2070 तक। तो इसके लिए ये हमें कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि देखो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उससे अगर हमने लाइट बना ली है तो वो क्या ही समस्या है। लेकिन कोयला डीजल क्या है, ये हमारे प्रदूषण को भी हानिकारक है, ये प्रदूषण भी हानिकारक यानी प्रदूषण भी फैलाते हैं, हमारे पर्यावरण को गंदा करते हैं। और गैर जीवाश्म जो है नॉन फॉसिल्स जो है ये हमारे जो प्रदूषण को नहीं गंदा करते हैं। अब किसी के छत पे सौर ऊर्जा की जो प्लेट लगी है, क्या उससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं पानी ऊपर झरने से गिर रहा है, यहाँ पर हमने टरबाइन लगा के लाइट बना ली, तो इससे क्या प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कहीं पर ज्यादा तेज हवा चल रही है, वहां पर हमने पवन चक्की लगा दी है, वहां से में लाइट बन रही है टरबाइन घुमा के, तो क्या प्रदूषण हानिकारक हो रहा है, नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसई को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 मिला। अब बीएसई कौन है, बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हो गई थी, जब हम पर कोड़े चल रहे थे, जब हम लोग गुलाम थे। इंडेक्स, इसका इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स।
क्या कहते हैं, सेंसेक्स, SENSEX, सेंसेक्स इसको कहते हैं। एक होता है BSE जो है, बॉम्बे स्टेट, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई हेडक्वार्टर है, दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। अच्छा, सेबी एक होती है, इन सबको रेगुलेट कौन करती है, सेबी। जो भी स्टॉक होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड, ये जो भी काम है, ये इसको काम है रेगुलेट करना सेबी का। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसका एक्ट जो है, ध्यान रखना है, 1952 में हुआ था। इसकी पहली महिला जो है प्रमुख रही है माधवीपुरी बुच, लेकिन अभी इनके जो है हेड चेंज हो गए हैं। उनका नाम आप सभी लोग बताइए, इसके हेड चेंज हो चुके हैं, ये आप सभी लोग ध्यान रखना है, उसका नाम आप हमें बताओ। ये पहली महिला है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गर्चा, दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया है, ये आप ध्यान रखना है। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। ऐसे आपसे पूछा जाएगा, दिवंगत दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, तो ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, इनका संबंध हॉकी से है। इनकी उपलब्धि ये है कि 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था, तब उन्होंने गोल्ड मेडल हॉकी लाई थी, और तब से आज तक गोल्ड मेडल हॉकी के पास नहीं आ पाया। इनको सम्मान में 2021 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2021 में। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करता दविंदर सिंह गर्चा का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर है हॉकी से। 1980 में इन्होंने मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कराया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया अगर बीच गेम्स 2026 की बात करें तो ध्यान रखना है, इसका जो है विजेता विनर कौन बना है, तो कर्नाटक बना है, इसका शुभंकर, ध्यान रखना है, पर्ल। और ये सेकंड नंबर का है, अभी दो ही आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया 20 गेम। खेलो इंडिया में कई संस्करण होते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया वाटर गेम्स, तो ऐसे करके। तो ध्यान रखना, इसका पिछला जो विजेता रहा था वो 2025 में वो मध्य प्रदेश, 2024 में वो मध्य प्रदेश रहा था। इसका जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का जो विजेता है वो कर्नाटक जो है इसका विजेता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो यूथ गेम्स हैं वो मैंने पीछे डिस्कस किए हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे यूथ गेम्स 7वां जो है बिहार में हुआ था, जिसमें फर्स्ट महाराष्ट्र आया था, गज सिंह इसका शुभंकर है। खंबा खड़ी यूनिवर्सिटी गेम जो है गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्स। आप पीछे वाला लेक्चर देखना, जैसे 1 से 7 जनवरी को जो मैंने लिखाया है, और इसके नोट्स जरूर बनाना। जब नोट्स बनाओगे तो जो सेम चीजें आएगी तो लिखना नहीं, क्योंकि नोट्स छोटा हो जाएगा। जैसे पूरा जो है यूथ इंडिया गेम्स एक ही बार में लिखा हुआ है, तो वो आप जरूर रिवीजन करना, ठीक है दोस्त। फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर है महोत्सव और पर्यावरण, तो ध्यान रखना है महोत्सव पर्यावरण में ध्यान रखना है। तीसरा लाइट हाउस महोत्सव, दोस्तों लाइट हाउस महोत्सव वहीं मनाया जाता है। लाइट हाउस कहाँ पे होता है, जो समुद्र के किनारे जो है पहरा देता है, लाइट बहुत बड़ा जो है लाइट हाउस होता है। तो लाइट हाउस महोत्सव कहाँ, स्थान जो है विशाखापट्टनम में जो है, जहां पर बंदरगाह होते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिप टेक, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहीं पर है। शिप टेक, शिप मतलब जहाज निर्माण के लिए, ठीक है, तो ये भी विशाखापट्टनम से संबंधित है। इंडस फूड महोत्सव 2026, तो ये भी ध्यान रखना, यूपी वाले तैयार हो जाओ। तो स्थान ग्रेटर नोएडा है, तो ध्यान रखना इंडस फूड महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा, ये भी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक क्वेश्चन और भी है पर्यावरण विषय, डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व, डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दरअसल जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है, 57 नंबर का, जिसका नाम था रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 98 नंबर का जो माधव टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका पूर्व नाम रातापानी टाइगर रिजर्व था। अच्छा, इनका जो है नाम डॉक्टर विष्णु वाकड़कर, इनका संबंध भीमबेटका की गुफाओं की खोजकर्ता संबंधित है, यानी कि इन्होंने भीमबेटका की जो गुफा चित्र हैं, भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं उनकी खोज इन्होंने की थी डॉक्टर विष्णु वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, रिवीजन कर लेते हैं। चीन रूस ईरान ने क्लीन नहीं विल, क्या नाम है यहाँ पर, विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। आईसीजे ने म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या मामले की सुनवाई की, जिसका गाम्बिया की याचिका थी, यानी कि गाम्बिया देश ने कहा था ऐसा करने।
28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 267 हो चुकी है। कितनी? 267 गीगावाट। बीएसई को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है और इसका आयोजन हम सभी लोग जानते हैं दीव में हुआ है। घोघला बीच दीव में पड़ता है, वहां पर। रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी में पड़ता है। अब इसका नाम डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है? इसका आंसर हमें आप बताइए। ब्रिक्स प्लस जो है, अब हम लोग इसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे। मिस्र है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है। और इसको बहुत ही डिटेल से मैंने, अगर आपने इसको लेक्चर पूरी ईमानदारी से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे साथ में इतना टाइम जो है दिया है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने टाइम दिया है तो उसका जो है फर्क आप लोगों को जरूर पता चलेगा। ये लेक्चर ऐसे लेक्चर हैं, इसमें आप टाइम मत देखना। आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च करना कि मंथली करंट अफेयर, एक मंथ आ जाएगा, जैसे जनवरी में आ जाएगा। और जनवरी मंथ उन्होंने 1 घंटे में खत्म कर रखा है। अब 1 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगा? मान लेते हैं डेली की क्लास, उसमें जो है लगभग 40 मिनट तो करंट अफेयर को उसको समझाने में लगते हैं, और 40 मिनट ही मान लेते हैं 10 क्वेश्चन 40 मिनट समझाने में लग रहे हैं। ठीक है, अगर सही से पढ़ा जाए तो 40 मिनट लगे हैं, और 40 मिनट को लगभग आप 30 से गुणा करिए तो मान लेते हैं 60 मिनट। 1 घंटा को 30 घंटा की जगह पर हम लोग मतलब 20 घंटे ही मान लेते हैं। तो 20 घंटे की क्लास अगर 1 घंटे में दी जा रही है, और जब आप उसको पढ़कर जाते हो, जब आप उसको उसमें कुछ फंसता नहीं है, तो फिर बाद में पछताते हो। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय निकाला है। 2 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर, लगभग वीकली करंट अफेयर आप कवर करिए, और फिर इसके नोट्स बनाइए आप डिटेल से बढ़िया तरीके से, जैसे मैंने बताया है। और फिर जब हमारा मंथली जो है आएगा लगभग में, तो 5 6 7 8 घंटे का, उसको आप देखना। फिर आप देखना कैसे आपकी जीएस जो है, ये करंट अफेयर तैयार होगी पूरा जो है। अच्छा, डाउट करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित ये क्लास है। सारे क्वेश्चन वही हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्वागत क्या है, अब हम लोग बाय बाय टाटा करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम हाईवे क्लासेस चैनल पर आ जाएं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में।